इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने मान्यवर, आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। कि तैयार है 50% का बिल, 1 घंटा रुक जाएंगे। पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ। बैठो। राजा जी एक मिनट मुझे सुनो। बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा कर। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए, सहमत हो सदन में बात कर लेते। सहमत हो, अभी अमेंडमेंट लाएंगे। चलो सर, शुरू करते हैं आगे। सर लास्ट मिनट। हाँ सर, लास्ट मिनट, yesterday onwards when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? सर, अब बैठ जाओ। हो गए भाई, तेरा नेता बोल दिया। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए थोड़ा माइक पे प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ। दूसरा भी बताता हूं मान्यवर, 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे।
मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट ला मैं रहे हैं बाद ना। में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहां कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब, मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना, अब शांति रखो, ठंड रखो यार, चलो। मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी
धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं और ये संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे, एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं। मान्यवर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं, सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब वीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहेब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में क्या है? अरे मेरा हो जाने के बाद पूछिए ना।
You can ask later. माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, क्या कह रहे हैं? बाद में you can ask later. मान्यवर, मान्यवर, और जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी, इसमें किसी को संशय रखने। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है और संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर और न्याय की रक्षा ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी इसका परिचय आ गया, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इस देश का पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। मान्यवर, अब मैं महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं बहनों को 33% आरक्षण पंचायत में देने का एक स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने करा। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री। वहां तक मान्यवर संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया था। इसके बाद 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में यहां पर रखा गया। वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर सब उछल पड़ेंगे और एक कमेटी बनी, गीता मुखर्जी कमेटी। वो गीता मुखर्जी कमेटी को ये विधेयक दे दिया गया और जो आज उनकी दरखास्त है कि समिति को दे दो, और गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 98 में 84वां संशोधन आया। कुछ पार्टियों ने फिर से, पार्टियां बदली नहीं है, वही पार्टियां विरोध करती रही। वो विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की जैसी स्थिति भी नहीं रही और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वो बिल लैप्स हो गया। मान्यवर, 99 से 2003 में